नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्र सरकार अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इस बाबत एक आधिकारिक सूचना भारत सरकार के राजपत्र में जारी हो गई है। यानी आने वाले सालों में हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में देश भर में मनाया जाए। इसके पीछे की वजह यह है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत इमरजेंसी की घोषणा की थी। 19 महीने की इमरजेंसी थी और उसके बाद फिर से चुनाव हुए थे। वो सब इतिहास में दर्ज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनका पूरा समर्थक तंत्र आपातकाल के बहाने इंदिरा गांधी के समय हुई ज्यादतियों की याद दिलाना चाहते हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के दौरान ही तैयारी कर ली थी। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। संसद के पहले ही सत्र में प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया, इमरजेंसी का हवाला देकर तमाम सारे इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक प्रस्ताव पारित कराकर 50 साल पहले लगी इमरजेंसी की निंदा करवाई। यानी सदन में बाकायदा बहुमत के आधार पर निंदा प्रस्ताव पारित करा दिया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा अमला, उनका पूरा कुनबा ये भूल गया कि जिस आपातकाल के विरोध में वे 50 साल बाद संविधान हत्या दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, उसे बाकायदा शासकीय तौर पर संविधान हत्या दिवस घोषित करवा दिया है। उस आपातकाल को, उस इमरजेंसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने न केवल सराहा था, बल्कि तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी, आपातकाल का समर्थन किया था। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से इमरजेंसी यानी आपातकाल को लेकर संघ की उस वक्त क्या भूमिका थी, इसके दस्तावेजी प्रमाण आपको दिखाएंगे। बहुत संक्षेप में ये जान लें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किन परिस्थितियों में भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। आप सब जानते हैं कि 1975 से पहले देश में कई छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था गुजरात में छात्रों का आंदोलन। वहां मेस की फीस बढ़ाने के खिलाफ विद्यार्थियों ने आंदोलन शुरू किया था, जो बढ़ते बढ़ते गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में बदल गया और आंदोलन बढ़ते बढ़ते पूरे देश में युवाओं के बीच फैल गया। अगली कड़ी में बिहार में आंदोलन शुरू हुआ और इस तरह उस वक्त के युवाओं के आक्रोश को नेतृत्व देने के लिए जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण आगे आए। इन आंदोलनों की चरम परिणति ये हुई कि रेल रोको आंदोलन हुए और आखिर में जो सबसे बड़ा कदम था वो था दिल्ली में, यानी देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में हुई एक बड़ी आम सभा, जिसमें यह आह्वान किया गया, इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ जो लोग आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने भारत की सेनाओं से, पुलिस से बगावत करने की अपील की। ये तक कहा गया कि भारत की सेनाएं जो भी बावर्दी यानी जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, वो केंद्र सरकार के आदेशों को मानने से इनकार कर। ये सीधे सीधे सेना से विद्रोह की अपील थी, बगावत के लिए उकसाने का आह्वान था। इसके अलावा उस वक्त जो जनसंघ के नेता थे, वे भी लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे कि अगर हम बैलेट से सत्ता को नहीं हटा पाए तो बुलेट से सत्ता को हटाएंगे। यानी अगर मतपत्र से
इंदिरा गांधी को सत्ता से नहीं हटा सके तो फिर गोली से यानी सशस्त्र क्रांति से श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करें। इन तमाम परिस्थितियों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल का प्रावधान बाकायदा हमारे संविधान में हमेशा से था। यानी उस वक्त जो परिस्थितियां थी देश में जिस तरह की अराजकता थी, उसको लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके आपातकाल की घोषणा की। उससे पहले एक घटना और हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का रायबरेली से जो चुनाव था लोकसभा का, वो इस बिना पर, इस आधार पर खारिज कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को, उनकी संसद सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया था, क्योंकि उनके चुनावी कामकाज में उनके एक सचिव जो कि सरकारी नौकरी छोड़ चुके थे, लेकिन उनका इस्तीफा एक दिन बाद मंजूर हुआ था। यानी उसको सरकारी साधनों का, शासकीय संसाधनों का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग मानकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। लेकिन बाद में इस फैसले के खिलाफ श्रीमती इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने उनके चुनाव को दोबारा वैध घोषित कर दिया। लेकिन तब तक आपातकाल घोषित हो चुका। आपातकाल में जो ज्यादतियां हुई उनकी सब लोग आलोचना करते हैं। हम सब भी ये मानते हैं कि आपातकाल में जो भी कुछ गलत हुआ था उसे किसी भी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आते हैं उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी। आपातकाल की घोषणा होते ही आरएसएस के नेता, जनसंघ के नेता, वामपंथी नेता, समाजवादी नेता, तमाम वे सारे नेता जो श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस के विरोधी थे, इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध कर रहे थे, उनमें से बड़ी संख्या में नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, अलग अलग जेलों में उन्हें डाल दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें पुणे की यरवदा जेल में कैद करके रखा। लेकिन बाला साहब देवरस सिर्फ 2 महीने के भीतर, यानी अपने जेल जाने के 60 दिन के भीतर, श्रीमती इंदिरा गांधी को पहली चिट्ठी लिखते हैं। अब उस चिट्ठी में क्या मजमून है ये आपको बताते हैं, जिससे आप ये जान पाएंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, आरएसएस के सुप्रीमो श्रीमती इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं आपातकाल की और उनसे किस तरह की गुहार लगा रहे हैं, ये उनके पत्र के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। एक वेबसाइट है जनचौक, उसके संपादक महेंद्र मिश्र ने इस पर विस्तार से काम किया है। उसकी मदद से भी हम आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं। पहली चिट्ठी लिखते हैं बाला साहब देवरस 22 अगस्त 1975 को, यानी आपातकाल लगा है 25 जून 1975 को और बाला साहब देवरस पहली चिट्ठी लिख रहे हैं 22 अगस्त को। श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखने में वे उन्हें पंत प्रधान कहकर संबोधित करते हैं। उस चिट्ठी में श्रीमती इंदिरा गांधी को वे संघ की भूमिका के बारे में तमाम तरह के जो भ्रम, वे ऐसा मानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को कोई भ्रम है, उन्हें दूर करने के लिए वे दावा करते हैं कि संघ तो राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ एक संगठन है। इमरजेंसी की भी वे तारीफ करते हैं। वे इस बात से व्यथित हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने, यानी केंद्र सरकार ने, उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया, उसे बैन कर दिया गया था। इसलिए बाला साहब देवरस प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिख रहे हैं। इसमें वे आपातकाल का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि मैंने जेल में आपका भाषण जेल में रहते हुए सुना, जो आपने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को दिया था। यानी लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण के 7 दिन के अंदर 22 अगस्त को देवरस जी चिट्ठी लिख रहे हैं इंदिरा गांधी को। वे बता रहे हैं कि वे संघ की शाखा से निकले, संघ को किस तरह से समाज कार्य में लगाया गया है, संघ का मूल उद्देश्य क्या है, ये सब लिखते हुए वे श्रीमती इंदिरा गांधी से गुहार लगाते हैं। वे कहते हैं,
संघ पर प्रतिबंध लगाने का निश्चित कौन सा कारण है, इसका ठीक से आकलन प्रतिबंध के आदेश से नहीं होता। देश की आंतरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांतता एवं व्यवस्था को खतरा पहुंचे ऐसा कोई भी काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया है। यानी वे बता रहे हैं आरएसएस पूरी तरह निर्दोष है, इस पर आपने प्रतिबंध किन कारणों से लगाया ये स्पष्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा वे हिंदू समाज के बारे में बताते हैं कि संघ का काम तो हिंदुओं को संगठित करने का है, और आखिर में वे अपने उद्देश्य पर आते हैं। वे साफ कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका ऐसी नहीं है कि उसे किसी भी तरह की हिंसा में लिप्त माना जाए। वे तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर जिस तरह की बातें होती हैं, उस वक्त ऐसी चर्चा होती थी कि ललित नारायण मिश्र की हत्या में संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ है। उस पर भी वे सफाई देते हैं कि संघ का इसमें कोई हाथ नहीं है। इसके अलावा इस पहली ही चिट्ठी में बाला साहब देवरस सांप्रदायिक बातों से भी पल्ला झाड़ लेते हैं। वे कहते हैं हमारी शाखा में संघ के आयोजनों में सभी धर्मों का सम्मान होता है, सबकी बात होती है, और अंत में वे श्रीमती इंदिरा गांधी के कामों की तारीफ करते हैं, कसीदे काटते हैं उनके। वे चिट्ठी में लिखते हैं 15 अगस्त के भाषण में सारे समाज का आपने जो आह्वान किया था वो समयोचित था। फिर वे अपने असली उद्देश्य पर आते हैं जिसमें वे अपनी मंशा का खुलासा करते हुए लिखते हैं, संघ के संबंध में पूर्वाग्रह छोड़कर आप विचार करें ऐसी प्रार्थना है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी है, उसमें अंत में वे लिखते हैं, संघ के संबंध में पूर्वाग्रह छोड़कर आप विचार करें ऐसी प्रार्थना है। प्रजातंत्रीय देशों में संगठन स्वातंत्र का जो मूलभूत अधिकार होता है उनको ध्यान में लाकर आरएसएस पर जो प्रतिबंध है उसे हटाएं। मेरा आपसे ऐसा निवेदन है, आपको उचित जान पड़े तो आपसे मिलने में मुझे आनंद ही होगा। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक न केवल संघ पर लगे प्रतिबंध को हटाने की गुहार कर रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के कामों की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उनसे मिलने की गुहार भी लगा रहे हैं और लिख रहे हैं कि आपसे मिलकर मुझे आनंद की प्राप्ति। यह चिट्ठी वे आपातकाल में यरवदा जेल में कैद रहते हुए लिख रहे हैं। अब इसके बाद अगला पत्र लिखते हैं उसी साल, यानी नवंबर 10, 1975। 10 नवंबर 1975 को वे फिर से चिट्ठी लिखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी को, और इस चिट्ठी में वे सबसे पहले इस बात के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी का अभिनंदन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने उनका जो चुनाव था रायबरेली का उससे वैध ठहरा दिया है। इसके लिए वे श्रीमती इंदिरा गांधी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह दूसरा पत्र है उनका जो 10 नवंबर 1975 को उसी यरवदा जेल से लिखा गया है। सबसे मजेदार बात इस चिट्ठी में होती है, एक तो वे अभिनंदन करते हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, और इसमें पिछले पत्र का भी हवाला देते हैं। जो पहला पत्र उन्होंने लिखा था 22 अगस्त को, उसका हवाला भी देते हैं, फिर से रिमाइंड कराते हैं उन्हें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दंगों से कोई संबंध नहीं है, और आपने संसद में जो भाषण दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस दरमियान जो संसद में भाषण दिया था उसमें संघ पर कई बातें कही होंगी, उसको लेकर वे कहते हैं कि आपने संघ के बारे में जो गलतफहमी पाल रखी है। वे लिखते हैं, आपके भाषण में और इन पुस्तिकाओं में संघ के संबंध में गलतफहमियों पर आधारित अनेक विधान किए हैं जो निश्चय ही गलत है। वे लगातार संघ को लेकर सफाई पेश करते जा रहे हैं। वे इस चिट्ठी में लिखते हैं कि आपने अपने भाषण में संघ के भूतपूर्व सरसंघ चालक गोलवलकर जी के अवर नेशनहुड रिफाइंड एंड और बंच ऑफ थॉट्स, इन पुस्तकों में से कुछ वाक्य उद्धृत किए हैं। इसके बाद महात्मा गांधी और नेहरू जी के समान ही गोलवलकर जी श्रेष्ठ विचारक थे। इसमें देवरस जी अपने गुरुजी गोलवलकर को संघ के दूसरे सरसंघ चालक को महात्मा गांधी और नेहरू जी के समकक्ष रखते हैं, और फिर वे बताते हैं कि बिना संदर्भ के आपने गोलवलकर जी के जिन वाक्यों का, जिन विचारों को उद्धृत किया है वे ठीक नहीं है। इसके बाद इस चिट्ठी में वे जो सबसे महत्वपूर्ण हवाला देते हैं, जिसका वे
उल्लेख करते हैं वो ये है कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लोक नायक जयप्रकाश नारायण के तमाम आंदोलनों से अलग करने की बात लिखते हैं। वे इस चिट्ठी में लिखते हैं, वे साफ लिखते हैं, श्री जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलनों के संदर्भ में संघ का नाम लिया गया है। गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, जिनके संबंध में सरकार की ओर से संघ का नाम बार बार और बिना कारण जोड़ा गया है, अतः मेरा उस बारे में आपको कुछ कहना क्रम प्राप्त था। उन आंदोलनों से संघ का कुछ भी संबंध नहीं है। बाला साहब देवरस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर जयप्रकाश नारायण, जो उस वक्त तत्कालीन सरकार और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन के मुखिया थे, सिरमौर थे, जिनके नेतृत्व में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आंदोलन चला रहे थे, उन जयप्रकाश नारायण और उनके तमाम आंदोलनों से अपने आप को पृथक कर लेते। यानी संघ इंदिरा गांधी के सामने गुहार लगाकर कहता है कि जेपी से, जयप्रकाश नारायण से और उनके आंदोलनों से संघ का कोई संबंध नहीं है। इस पत्र के अंत में वे लिखते हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति को जानें, दूषित पूर्वाग्रह छोड़ें, संघ के संबंध में उचित धारणा बनाएं, स्थानबद्ध किए गए संघ के हजारों लोगों को मुक्त करें, यानी गिरफ्तार किए गए, और संघ पर लगे निबंधों को दूर करें, संघ पर लगे प्रतिबंध को दूर करें। ऐसा करने से संघ के लाखों स्वयंसेवकों की निस्वार्थ भाव से कार्य करने की शक्ति सरकारी एवं गैर सरकारी राष्ट्रोद्धारक कामों में लगेगी और हम सबकी इच्छा के अनुसार अपना देश समृद्ध होगा। यानी दूसरी चिट्ठी में बाला साहब देवरस संघ से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं और ये वादा भी कर रहे हैं कि संघ के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता जेलों से बाहर आकर सरकार के कामों में सहयोग करें, पूरी तरह से सरकार के साथ मिलकर राष्ट्रोद्धार कारक कामों में अपनी भूमिका अदा करें। बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी को ही चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे को भी पत्र लिखे और उन पत्रों में भी श्रीमती इंदिरा गांधी से अपनी वकालत कराने की गुहार की। उन चिट्ठियों में लिखा कि विनोबा भावे इंदिरा गांधी से मिले और संघ के बारे में स्थिति स्पष्ट करें, संघ पर लगे हुए प्रतिबंध को हटवाने की जो कोशिश है उसमें आचार्य विनोबा भावे मदद करें। आचार्य विनोबा भावे ने उसके बाद क्या किया कि इंदिरा गांधी ने उनके प्रयासों के बावजूद संघ से प्रतिबंध नहीं हटाया। एक और मजेदार तथ्य है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि आपातकाल के 19 महीनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या तत्कालीन जनसंघ के ज्यादातर नेता जेलों में रहे होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर नेता बाद में स्वास्थ्य के आधार पर, बीमारी के नाम पर जेलों से बाहर आ गए थे। बहुत जल्दी कुछ महीने रहकर जेलों से बाहर आए और ज्यादातर समय अस्पतालों में बिताया। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बाकी तमाम सारे नेता 19 महीने जेल में नहीं रहे थे। इसके उलट साधारण कार्यकर्ता और तमाम आंदोलनकारी जो थे, बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में हजारों अनाम कार्यकर्ता जो बाद में सामने आए, वे 19 महीने जेल में रहे थे। लेकिन संघ की भूमिका को लेकर एक और तथ्यात्मक बात आपसे साझा करना। टीवी राजेश्वर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के आईबी के चीफ थे, उस वक्त आईबी के डायरेक्टर थे श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, उन्होंने करण थापर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, उनके साथ एक बातचीत में, एक इंटरव्यू में यह दावा किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपातकाल के समर्थन में था। उसने पूरे आपातकाल के समय में, इमरजेंसी के समय में इंदिरा गांधी से न केवल
मिलने की गुहार लगाई थी। संघ के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने इंदिरा गांधी से ही मिलने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि टीवी राजेश्वर का दावा तो यह भी है कि उस वक्त सरसंघ चालक देवरस जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी से मिलने की कोशिश भी की थी, उसके भी तमाम प्रयास किए थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी से बाला साहब देवरस की कोई मुलाकात नहीं हुई थी। कुल मिलाकर ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनका वैचारिक पुरखा, उनका वैचारिक मुखिया, उनका वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपातकाल के समर्थन में था। इसीलिए जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने 25 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने की तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई है, उसकी उद्घोषणा की है, तब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने लंबा ट्वीट करके ये कहा है कि पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार में हर दिन संविधान हत्या का दिन है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन एक गरीब आदिवासी के ऊपर बीजेपी का कार्यकर्ता पेशाब करता है, उस दिन संविधान की हत्या होती है। वहां से लेकर नोटबंदी और सरकार की तमाम इस तरह की तानाशाही कार्रवाइयों का उल्लेख करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके बताया है कि इस सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, पिछले 10 सालों का हर दिन संविधान की हत्या का दिन है। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक वीडियो जारी करके सरकार पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने भी कहा है कि एक तो हत्यारा शब्द पर पवन खेड़ा ने आपत्ति की है। उन्होंने कहा है कि हत्या जैसा शब्द प्रयोग करके बीजेपी की सरकार ने, मोदी की सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। आइए सुनिए पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। क्यों पिछले महीने की 4 तारीख को एक ऐसा 440 वोल्ट का करंट लगा, झटका लगा कि 400 पार का सपना देखने वाले 240 पर सिमट गए और संविधान को बदलने का उनका सपना चूर चूर हो गया, उनका घमंड चूर चूर हो गया, उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन अब जब उनके सपने में संविधान आना शुरू हुआ, जब जय संविधान के नारों से हमारा संसद इस बार गूंज उठा, अब संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है। संविधान हत्या दिवस, ये शब्द भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन, आप समझिए उनकी नीयत, आप समझिए उनकी मानसिकता, जो इस तरह का शब्द ला सकते हैं। आप राजनीतिक रूप से इस शब्द का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत सरकार की गैजेट नोटिफिकेशन में संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। जिस दौर की ये बात कर रहे हैं, उस दौर में भी संविधान स्थगित हुआ था, 19 महीने के लिए स्थगित हुआ था। लेकिन जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की। कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या करना। लोगों की पार्टियों को तोड़ देते हो, खरीद फरोख्त करते हो विधायकों की, और आप संविधान हत्या दिवस मनाओगे। यह तो वो हुआ कि विजय माल्या और नीरव मोदी बैंक दिवालिया दिवस मनाएंगे। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि सरकारें नाटक नौटंकी से नहीं चलती। नाटक नौटंकी से तो अब राजनीति भी नहीं चल सकती। लोग जागरूक हैं। नाटक नौटंकी बंद कीजिए, पेपर लीक रोकिए, नौकरियों की व्यवस्था करिए, आटे दाल के दामों पर काबू करिए, सरकार चलाने की कुछ शिक्षा लीजिए और काम कीजिए। नाटक नहीं चलेगा। जय संविधान, जय बाबा साहब अंबेडकर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी याद दिलाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी तो
संविधान में कभी भी आस्था नहीं रखते थे। जब देश की आजादी के बाद संविधान बन रहा था, जब संविधान स्थापित हुआ, संविधान की घोषणा हुई, तब 30 नवंबर 1949 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में संविधान के खिलाफ संपादकीय लिखा गया था। उसका पूरा विवरण मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में किया है कि किस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को खारिज किया था और मनुस्मृति की हिमायत की थी। मनुस्मृति को लागू करने का अपना संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के बाद संविधान लागू होते समय जाहिर किया था। बाकायदा संपादकीय लिखा गया था इसके बारे में। संघ ने तिरंगा भी स्वीकार नहीं किया था, तिरंगे को अपशकुन माना था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। तो ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं कि बीजेपी और जनसंघ का वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संविधान में कभी आस्था नहीं रखता था और उस संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत लगाए गए आपातकाल के पक्ष में खड़ा था। अंतिम बात यह कि इमरजेंसी लगाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी ने खुद आपातकाल के बाद इस देश से माफी मांगी थी। उड़ीसा की एक सभा में श्रीमती गांधी ने कहा था ये उनसे भूल हुई थी आपातकाल लगाने की, और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को इस देश की जनता ने माफ कर दिया। 1980 में मात्र 1.5 साल की जनता पार्टी की सरकार, 2.5 साल की जनता पार्टी की सरकार के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आम चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वापस सत्ता में आ गई। यानी जनादेश के द्वारा इस देश की जनता ने श्रीमती इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने के अपराध से मुक्त कर दिया। और उसके बाद भी 1980 के बाद भी लगातार कांग्रेस की सरकारें बनती रही। पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उसके बाद फिलहाल इस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली है। यानी लगातार 1980 के बाद वर्षों तक कांग्रेस को सत्ता सौंपने का काम जनता करती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल का राग अलापने आई है। देखना होगा इस देश की नई पीढ़ी, यानी जो लोग इस वक्त 50 साल के हैं, उन्हें भी आपातकाल की याद नहीं होगी, क्योंकि वे तो पैदा ही आपातकाल के बाद हुए हैं। इसके बावजूद इतिहास का एक बहुत मान्य कथन है कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। देखना होगा कि इस वक्त सत्ता में बैठे लोग इतिहास से क्या सीखते हैं और क्या इस देश की जनता एक बार फिर आपातकाल को याद करके बीजेपी और उनके जो मंसूबे हैं, नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के जो मंसूबे हैं, उन पर ध्यान देगी, या पिछले 10 सालों से जिस तरह से अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है उस पर भी एक नजर डालेगी। ये फैसला अब इस देश की जनता को करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।